हेलो एवरीवन। आज न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे नाभिकीय विखंडन की, यानी न्यूक्लियर फिशन की। सबसे पहले हान और स्ट्रासमान नामक दो साइंटिस्ट्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 235 है, उस पर लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट जब की जाती है तो वो टूट जाता है, उसका विखंडन हो जाता है और बेरियम और क्रिप्टॉन, दो लगभग कंपेरेबल मास वाले दो नाभिक जो हैं वो बनते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया कि जब यूरेनियम न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एनर्जी बढ़ने के बाद वो टूट जाता है दो फ्रेगमेंट्स में। ये जो हैवी न्यूक्लियस का टूटना है छोटे फ्रेगमेंट्स में, ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन। और इस प्रोसेस में द्रव्यमान की क्षति होती है, मास डिफेक्ट इस प्रोसेस में होता है। मास डिफेक्ट का मतलब हम पहले भी कर चुके हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? जहाँ पर प्रोडक्ट का जो मास है, टोटल मास वो रिएक्टेंट यानी यहाँ पर जो यूरेनियम और न्यूट्रॉन है उनके टोटल मास से कम होता है, यानी इस रिएक्शन में मास में कमी आई है, मास का लॉस हुआ है। और ये जो द्रव्यमान में जो कमी आई है, ये जो लॉस ऑफ मास है, ये एनर्जी की फॉर्म में निकलता है। आइंस्टीन का आपको मालूम है मास एनर्जी रिलेशन है E = mc²। तो उसके अकॉर्डिंग m के कॉरस्पॉन्डिंग अगर उस m को हम c² से मल्टीप्लाई करें तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना द्रव्यमान में कितनी कमी आई है। तो डेल्टा m हमने कैलकुलेट किया है। पहले हमने लिया प्रोडक्ट्स का मास, यानी क्रिप्टॉन का 91.905, बेरियम का 140.902 और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो 3.027। ये तो हो गया प्रोडक्ट्स का मास, माइनस रिएक्टेंट्स का मास यानी यूरेनियम 235.044 और न्यूट्रॉन 1.009। तो ये जो डिफरेंस है प्रोडक्ट के मास में और रिएक्टेंट्स के मास में, ये आता है 0.213 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। और इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये आती है 198.41 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी इतना मास जो है की कमी के कारण इतनी एनर्जी निकलती है। अब यहाँ जो हमने रिएक्शन दिखाया है कि यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि यूरेनियम का जब भी न्यूक्लियर फिशन होगा तो यही फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फिशन का ये अकेला प्रोडक्ट नहीं है, लगभग 50 अलग अलग तरह के जो हैं फिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमको मिल सकते हैं। अब कौन सा रिएक्शन होगा, ये केवल चांस की बात है कि यूरेनियम जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स देगा। ये अकेला जो रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, ये आपको समझ लेना होगा। अब ये जो फिशन प्रोसेस है, इसको हमने, आपको ध्यान होगा कि हमने न्यूक्लियस की संरचना के कई मॉडल्स किए थे, 2 मॉडल किए थे। उसमें से एक था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यानी द्रव बूंद मॉडल। तो ये जो फिशन का प्रोसेस है, जो विखंडन की प्रक्रिया है, इसे हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की मदद से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है। सबसे पहले जो ए है वो है यूरेनियम का नाभिक। उसके बाद जब इस पर न्यूट्रॉन का प्रहार होता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और ए में जब वो स्फेरिकल था, अब वो एनर्जी बढ़ने के कारण उसमें
क्योंकि ऑसिलेशन स्टार्ट होती हैं तो शेप बिगड़नी शुरू होती है। तो शुरू में वो जाता है ए से बी स्टेज में, यानी एक एक्लिप्स की तरह से उसकी एलिप्सॉइड की तरह से उसकी शेप आ जाती है, थोड़ी चपटी। फिर ऑसिलेशंस जैसे जैसे बढ़ते हैं वो डंबल की शेप में आ जाता है। डंबल शेप यानी दो पॉजिटिव सेंटर्स एक्सट्रीम्स पर डेवलप होते हैं और सेंटर में यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिप आ जा रहा है। ये और बिगड़ते बिगड़ते स्टेज डी में आती है, जहाँ पर जिसको हम कहते हैं क्रांतिक अवस्था, जहाँ दो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और एक बार ये क्रांतिक अवस्था डी स्टेट आ जाती है, उसके बाद ये दो पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और डी स्टेट आने के बाद फिशन को रोकना पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर यूरेनियम ए स्टेट से डी स्टेट में चला गया तो उसके बाद फिशन होगा ही होगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स करते हैं। पहली, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जिसके जो ज़रूरी है यूरेनियम को या किसी नाभिक को ए स्टेट से डी स्टेट तक लाने के लिए। तो वो मिनिमम एनर्जी जो नाभिक एब्जॉर्ब करेगा डी स्टेट तक जाने के लिए, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा उस नाभिक की। अब यहाँ इस रिएक्शन की ये खास बात ये है कि इस रिएक्शन में एक नाभिक दो नाभिकों में तो टूट ही रहा है, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट कर रहा है। एक न्यूट्रॉन का प्रहार हुआ और प्रोडक्ट्स में 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए। तो इस रिएक्शन को देखकर क्या लगता है कि पहले एक नाभिक यूरेनियम का एक न्यूट्रॉन रिएक्शन हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स निकले, 3 न्यूट्रॉन फिर 3 नाभिकों को विखंडित करेगा, 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर 9 27 को, 27 81 को, इसी तरह से ये संख्या बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं ये केवल ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिएक्शन को आगे बढ़ाने में काम आएंगे, बल्कि इनमें से रफली इन 3 न्यूट्रॉन में से लगभग 1 न्यूट्रॉन जो है वो तो दूसरे नाभिकों को विखंडित कर देता है जो आसपास दूसरे होंगे। इनमें से 1 न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक कैप्चर कर लेते हैं और एक नाभिक जो है, एक न्यूट्रॉन जो है वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, मतलब उस बल्क को छोड़कर सरफेस से बाहर निकल जाता है। केवल 1 न्यूट्रॉन होता है जो दूसरे यूरेनियम नाभिकों को विखंडित करेगा। रफली इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन तो वेस्ट हो जाते हैं जो कि आगे विखंडन प्रक्रिया को नहीं बढ़ा रहे हैं, और केवल 1 न्यूट्रॉन प्रति रिएक्शन 1 न्यूट्रॉन से भी कम वो अवेलेबल होता है। और अगर 1 न्यूट्रॉन से कम अवेलेबल है तो ये प्रक्रिया, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन नहीं रहेगा। चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि स्वतः आगे से आगे वो रिएक्शन चलता रहे, और वो तब पॉसिबल है जब हर रिएक्शन में कम से कम 1 न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन को बढ़ाने के लिए अवेलेबल हो। तो ये कब हो सकता है? जैसे हमने अभी कहा कि 3 जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनमें 1 से भी कम न्यूट्रॉन अवेलेबल रहता है दूसरे यूरेनियम नाभिकों के विखंडन के लिए। तो ये एश्योर करने के लिए कि कम से कम 1 न्यूट्रॉन प्रति रिएक्शन अवेलेबल रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि मटेरियल के साइज़ को बढ़ाना होता है। उससे क्या होगा? अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है मटेरियल की, वैसे वैसे क्या होगा, एरिया और वॉल्यूम का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया जो बढ़ता है जिस रेट से
वो वॉल्यूम के बढ़ने के रेट से कम होता है। यानी जैसे जैसे हम साइज़ बढ़ाएंगे वैसे वैसे दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। लेकिन सरफेस एरिया में जो इंक्रीज़ है वो वॉल्यूम के इंक्रीज़ से कम होती है। तो इससे क्या होगा कि एरिया और वॉल्यूम का जो अनुपात है वो कम हो जाएगा। अब उससे क्या हुआ, न्यूट्रॉन पैदा तो होते हैं पूरे वॉल्यूम में, है ना, जहाँ जहाँ यूरेनियम है, पूरा जो बल्क है उसमें हर जगह न्यूट्रॉन जो हैं वो पैदा होंगे। लेकिन जो सिस्टम से निकल जाते हैं वो कहाँ से निकलेंगे, केवल सरफेस एरिया से। तो एरिया और वॉल्यूम का अनुपात कम करने से क्या हुआ कि वो एस्केप करने वाले जो न्यूट्रॉन हैं उनमें कमी आ जाएगी और हमें प्रति रिएक्शन एक न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो वो मिनिमम साइज जिससे हमें एटलीस्ट एक न्यूट्रॉन मिल जाए प्रति फिशन, वो कहलाती है क्रिटिकल साइज या क्रांतिक द्रव्यमान। तो इसमें हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरह से कि किसी श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए विखंडित होने वाले पदार्थ की आवश्यक न्यूनतम मात्रा को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो ये साइज जो है, ये इसकी वैल्यू, इसका मान हर सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। तो इतनी साइज होगी तब जाके वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो कंटिन्यूअस रिएक्शन, चेन रिएक्शन दे पाएगा। तो ये ज़रूरी है। एक और जो ज़रूरी बात है कि जो हमने यहाँ न्यूट्रॉन यूज़ किए हैं उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। दे शुड बी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। कम एनर्जी इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होंगे वो कैप्चर नहीं कर पाएगा यूरेनियम का नाभिक या किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को, ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स को वो कैप्चर नहीं कर पाता है और इसीलिए हमें मॉडरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। मॉडरेटर वो पदार्थ होते हैं जो यूरेनियम या न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं, उतनी स्पीड हो ताकि वो यूरेनियम जो है वो उनको कैप्चर कर पाए। जो स्पीड को, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करे उसे हम कहते हैं मॉडरेटर। और जनरली जो यूज़ किए जाते हैं मॉडरेटर्स वो हैं ग्रेफाइट और हेवी वाटर, D2O, ये यूज़ करते हैं एज मॉडरेटर। आगे मैंने लिखा है फिशन एनर्जी दो तरह की होती है। विखंडन ऊर्जा जो है वो दो तरह की, एक है अनकंट्रोल्ड, दूसरी कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड हम उसे कहेंगे जब प्रति फिशन एक से ज़्यादा यानी लगभग 2 न्यूट्रॉन्स अगर अवेलेबल हैं तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24 ऐसे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आगे रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है और बहुत भारी मात्रा में एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। इसको हम यूज़ करते हैं बॉम्ब में। एटॉमिक बॉम्ब जो बनता है उसमें अनकंट्रोल्ड जो फिशन एनर्जी है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ प्रति फिशन एक न्यूट्रॉन उपलब्ध हो वहाँ ये रिएक्शन कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है और वहाँ हम इसे शांति के समय जो है हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। और जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ऑन एन एवरेज एक न्यूट्रॉन प्रति फिशन रहता है जो कि फर्दर फिशन को आगे बढ़ाता है और ये इस तरह का रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है और अंडर कंट्रोल होता है। तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स का प्रयोग किया जाता है जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के काम आती हैं। तो पहले न्यूट्रॉन की स्पीड कम की जाती है मॉडरेटर से
और उसके बाद कैडमियम रॉड्स जो हैं वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं। तो ये जो है इस तरह से ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। और आपको सभी को मालूम है न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है। तो अगर हम इस फिशन रिएक्शन का कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो बहुत काम की चीज़ है ये। एक और बात आगे आप इसमें देख सकते हैं, मैंने लिखा है यूज़ ऑफ प्लूटोनियम एज फिशनेबल मटेरियल। हमने यूरेनियम के केस में देखा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है। लगभग इसका अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 8.68 इंटू 10⁻⁷ किलो जूल्स पर ग्राम यूरेनियम 235 जो है वो देता है। 1 ग्राम यूरेनियम इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो यूरेनियम 235 है जो रेडियो एक्टिव है, ये केवल 0.7% होता है नॉर्मल यूरेनियम जो हमें नेचर में मिलता है उसका। 0.7% यानी 100 ग्राम अगर यूरेनियम है तो उसमें केवल 0.7 ग्राम यानी 700 मिलीग्राम यूरेनियम 235 होगा। तो अब इसको कैसे यूज़ करें? इसको पहले अलग करना पड़ेगा यूरेनियम के दूसरे आइसोटोप से, और ये बहुत मुश्किल काम है। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसको यूरेनियम 235 को बाकी आइसोटोप्स से सेपरेट करना, और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। इसलिए ये सोचा गया कि कोई और रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाए। तो प्लूटोनियम को ट्राई किया गया। प्लूटोनियम नेचर में नहीं मिलता है, लेकिन ये यूरेनियम से बनाया जा सकता है। कौन से यूरेनियम से? यूरेनियम के 238 मास नंबर वाले आइसोटोप से। यूरेनियम 238 जो है ये वो है जो नेचर में सबसे ज़्यादा मिलता है। 99.3% जो है वो यूरेनियम 238 होता है यूरेनियम के सैंपल्स में। तो इससे हम बना सकते हैं प्लूटोनियम। और कैसे बनता है ये आप रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, यूरेनियम ने उसको कैप्चर कर लिया और यूरेनियम 239 बना। एक्साइटेड आइसोटोप है ये। फिर ये एक बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो रहा है। ये नेपच्यूनियम फिर से एक बीटा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है और प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्लूटोनियम जो है उसको हम जब ये बनता है तो इसको हम यूरेनियम से आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकली डिफरेंट है यूरेनियम से। और एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। लगभग 24,000 साल इसकी हाफ़ लाइफ है प्लूटोनियम की। तो न्यूक्लियर फिशन से जो हमको एनर्जी चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट हम प्लूटोनियम से आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा न्यूक्लियर फिशन के बारे में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।